ठीक है। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि यह कैसे काम करता है। इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है या फिर बहस का स्वरूप ऐसे ही विकसित होता है। मुझे सच में नहीं पता। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि हमें साजिश के सिद्धांतों में जाना चाहिए जब एक विचारधारा खुलकर सामने दिख रही है। मेरा मतलब क्या है? तो हर एक पश्चिमी देश इस समय आंतरिक बहस कर रहा है, भले ही ऐसा लगता हो कि हम और अधिक ध्रुवीकृत होते जा रहे हैं और अपनी विचारधाराओं में और अधिक कट्टरपंथी बनते जा रहे हैं। लेकिन सतह के नीचे एक बात जिसे कोई भी नकार नहीं सकता, वह यह है कि हर एक पश्चिमी देश में आप्रवासन पर बहस हो रही है। आप्रवासन की बात आते ही लोग आमतौर पर दो बातों का जिक्र करते हैं, एकीकरण और आत्मसात। आपने ये दो शब्द सुने होंगे। इनका असल में मतलब क्या है? तो एकीकरण का मतलब है कि जब आप अपनी संस्कृति में गैर स्थानीय संस्कृति के लोगों को लाते हैं तो वे किसी तरह उस व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। इसे ही एकीकरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास मुक्त बाजार और उदारवादी लोकतंत्र हैं। जो लोग गैर लोकतांत्रिक या गैर पूंजीवादी समाजों से आते हैं, वे यहाँ आकर घर खरीदेंगे और नौकरी करेंगे। वे सिस्टम में शामिल हो जाएंगे। ऐसा नहीं जैसे आमिश लोग जो मुख्यधारा अमेरिकी समाज में एकीकृत नहीं हैं, बल्कि वे एकीकृत हो जाएंगे। यह एक अच्छी बात है। यही हर उस देश का इरादा था जिसने खुद को आप्रवासन के लिए खोला था, और ये पूरी तरह से समझ में आता है। आप अन्य संस्कृतियों से लोगों को क्यों लाना चाहेंगे जो अर्थव्यवस्था में भाग नहीं लेंगे? क्योंकि चाहे आप माने या न माने, चाहे आप वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, आप अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था ही यह सुनिश्चित करती है कि हम एक अच्छा जीवन स्तर बनाए रखें और लगातार प्रगति करें, अपने जीवन को बेहतर बनाते रहें। एकीकरण आत्मसात के बिना सफल नहीं होता। आत्मसात का अर्थ जानने के लिए मैंने चैट जीपीटी से पूछा और अब वही आपको सुनाने जा रहा हूं। जब किसी संस्कृति के व्यक्ति या समूह किसी दूसरी, आमतौर पर प्रमुख संस्कृति के मानदंडों, मूल्यों, व्यवहारों और पहचान को अपना लेते हैं इस हद तक कि उनकी सांस्कृतिक पहचान कमजोर या खत्म हो जाती है, इसे मुसलमानों, भारतीयों या अन्य संस्कृतियों पर भी लागू करें, तो वे पश्चिमी देशों में आते हैं और अपनी पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं को छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए चलिए मुसलमानों की बात करते हैं। FGM, बाल विवाह, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से परहेज, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म से स्वतंत्रता, ये अवधारणाएं इस्लाम के सिद्धांतों के लिए पूरी तरह अजनबी हैं, और परिणाम स्वरूप मुसलमान इन मूल्यों को छोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। हम कमी का सामना कर रहे हैं, कौशल की कमी, कर्मचारियों की कमी, सामान्य रूप से जनसंख्या घट रही है। तो हम दूसरे संस्कृतियों के लोगों को इस वादे के साथ लाने जा रहे हैं कि वे एकीकृत और आत्मसात हो जाएंगे। आप प्रवासी समर्थक लोगों के किसी भी पुराने घोषणा पत्र पढ़ सकते हैं, वे हमेशा यही वादा करेंगे। दूसरे शब्दों में वे कह रहे थे कि हम पाकिस्तान, सीरिया, लेबनान आदि से लोगों को लाएंगे और वे लोग हारिस सुल्तान जैसे होंगे। अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने देखा है कि यूके में क्या हो रहा है। यूके एक टकराव का केंद्र है, ठीक है? ये कनाडा में हो रहा है, ये न्यूजीलैंड में हो रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, फ्रांस और जर्मनी में तो पहले ही हो चुका है, ये अमेरिका में भी हो रहा है। लेकिन क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा है, इसलिए शायद वही इस्लाम के सामने गिरने वाला आखिरी देश होगा। लेकिन वहां भी मुसलमान अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है, दूसरी संस्कृतियां भी हैं, जैसे उदाहरण के लिए भारतीय। अब भारतीय एकीकरण में बेहतर हैं और मुसलमानों की तुलना में ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, खासकर दूसरी तीसरी पीढ़ी, क्योंकि वे सांस्कृतिक रूप से पहले से ही खुले विचारों वाले और उदार हैं। उदाहरण के लिए उनके मूल्य मुसलमानों की तुलना में पश्चिम से कहीं ज़्यादा मेल खाते हैं। तो अब आप एकीकरण और आत्मसातीकरण का महत्व समझ चुके होंगे। आइए इस शब्द के बारे में बात करते हैं, क्योंकि किसी ने, मुझे नहीं पता कि यह कोई संगठित साजिश है या ऐसे ही विचार विमर्श विकसित होते हैं। कुछ लोगों ने आत्मसात होने के विचार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। मैं आत्मसात क्यों हूँ? मुझे अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को क्यों छोड़ना चाहिए? मुझे अपनी पहचान क्यों छोड़नी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको पश्चिम में इसी शर्त पर आने दिया गया था कि आप आखिरकार आत्मसात हो जाएंगे। आप यूके में
शरिया के नारे नहीं लगा सकते। आप सिर्फ मुसलमानों के लिए विशेष मोहल्लों की मांग नहीं कर सकते। आप अपने धार्मिक मूल्यों जैसे कि कजिन से शादी, महिला खतना, इज्जत की संस्कृति थोप नहीं सकते। ये सब बेकार की बातें पश्चिम में नहीं चलेंगी। यही शर्त थी कि आपके माता पिता पश्चिम में आ सके। उस शर्त पर आपका स्वागत है कि आप शामिल हो और बेहतर जीवन शैली का लाभ उठाए, यानी पश्चिमी जीवन शैली। लेकिन चीजें हमेशा योजना के मुताबिक नहीं होती, जैसा ब्रिटेन में हुआ। दूसरी और तीसरी पीढ़ी में यह पहचान संकट पैदा हुआ और वे अपने माता पिता से भी ज्यादा कट्टर हो गए। हालांकि यूके में ऐसे कई मिलियन उदाहरण हैं। लेकिन इस फोटो को देखिए, यह आदमी मोतिन अली है। वह ग्रीन्स पार्टी के डिप्टी लीडर हैं। इन्हें देखिए, पूरी तरह कट्टरपंथी इस्लामवादी। इनकी पत्नी निंजा योद्धा जैसी। इनके माता पिता वही है जो यूके आए थे। इनके पिता ने सूट टाई पहनने की छवि बनाई थी। संभव है वे बेटे जितने कट्टर न हों। उम्मीद थी कि उनके बच्चे ब्रिटेन में जन्म लेकर वहीं पलेंगे, बढ़ेंगे और आम ब्रिटिश नागरिक जैसे बनेंगे। यही उम्मीद थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि यह सोच कितनी बुरी तरह गलत साबित हुई। यह सिर्फ यूके की बात है जो इसका सबसे बुरा उदाहरण है। लंबे समय तक बहुत से लोग, जिनमें मैं भी हूं, हैरान थे। मैं सोच रहा था, ब्रिटेन में कट्टर मुस्लिम दिखाई देते हैं, पर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं? बहुत लंबे समय तक हमें लगता था कि शायद ऑस्ट्रेलिया में जो लोग आ रहे हैं, कम से कम 5 साल पहले वे बहुत कुशल और शिक्षित मुस्लिम थे। वे वैसे नहीं थे जैसे ब्रिटेन ने 50 के दशक में पाकिस्तान के मीरपुर नामक क्षेत्र से गांव वालों को बुलाया था, जो उस समय के पाकिस्तानियों के मानकों से भी पिछड़े हुए थे। इसी वजह से आप यूके में कुछ ब्रिटिश पाकिस्तानी समुदायों को देखते हैं जो 50 के दशक में अटके हुए लगते हैं। वो भी ब्रिटेन के 50 के दशक में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के 50 के दशक में। शायद यूके ने गलती की, जबकि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका समझदारी से सिर्फ बेहतरीन लोगों को ला रहे हैं, या कम से कम हमें ऐसा ही लगा था। अब हम अमेरिका में इस्लामवादी आंदोलनों को पैर जमाते हुए देख रहे हैं। अब इसके पीछे एक संगठित साजिश है। ये कोई राज नहीं है कि मुस्लिम ब्रदरहुड को कतरियों द्वारा फंडिंग मिल रही है, या जैसा आप कहना चाहे, कतरियों द्वारा, और वे केवल मुसलमानों के लिए शहर बना रहे हैं। वे शरिया की मांग करने लगे हैं। मैंने अमेरिका के इस्लामीकरण पर 50 से ज्यादा वीडियो बनाए हैं। एक प्लेलिस्ट है द यूएस, जाकर देखिए। आपको उस विषय पर अमेरिका के बारे में मेरे सभी वीडियो वहीं मिल जाएंगे। तो हर एक पश्चिमी देश का इस्लामीकरण हो रहा है, और यह हिंदूकरण, भारतीयकरण भी हो रहा है। यह भी हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा, अभी चिंता की जरूरत नहीं है, पर कनाडाई और ऑस्ट्रेलियाई लोग भारतीयों के बढ़ते आगमन को लेकर चिंतित हैं, और मैं उन्हें दोष नहीं देता। और मैंने देखा है कि बहुत सारे भारतीय कह रहे हैं कि नहीं, आपको अपने देश और अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। अपने जीवन के तरीके की रक्षा करना गलत नहीं है। अगर आप 1 मिलियन पाकिस्तानी भी लाएं तो उनमें से 10 हैरिस सुल्तान मिल जाएं तो खुद को भाग्यशाली मानिए। अगर एक भी मिले तो आप बहुत भाग्यशाली होंगे। मैं कई पूर्व मुस्लिम पाकिस्तानी देखता हूं जो विदेश जाकर उसे इस्लामी या पाकिस्तानी नहीं बनाना चाहते। माफ कीजिए, मैं ये घमंड में नहीं कह रहा, पर मैं सच में सोचता हूं कि मैं इतना अलग क्यों हूं। मुझे अपने घर की संस्कृति, पाकिस्तान या अपने शहर लाहौर के प्रति कोई वफादारी क्यों महसूस नहीं होती? मरियम फॉकी लाहौर में पैदा हुई थी, लेकिन उनका व्यवहार कुछ और ही है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया में कई कमियां दिखती है, पाकिस्तान की तारीफ करती हैं, लेकिन वहां रहना नहीं चाहेंगी। लेकिन आप अश्वेत महिलाओं को नियंत्रित करना चाहती हैं। आप चाहती हैं कि हम अश्वेत और भूरे लोगों के तौर पर जिस तरह विरोध और असहमति जताते हैं उस पर नियंत्रण रखें। आप चाहती हैं कि हम उसी दायरे में रहें जिसे श्वेत वर्चस्ववादी व्यवस्था सही, विरोध और असहमति का तरीका मानती है। उनका बेटा श्वेत विरोधी और ऑस्ट्रेलिया विरोधी है, जबकि वह वहीं पैदा हुआ और पला बढ़ा। खैर, तो मैं अक्सर खुद से पूछता हूं, मुझे वह भावना क्यों नहीं होती? मैं ऐसा क्यों महसूस नहीं करता? इसका कारण बहुत सीधा है। मैं चीजों को वस्तुनिष्ठ रूप से देखता हूं, इसलिए मैं नास्तिक हूं। एक पल सोचिए, अगर आप एलियन होते
और हमारी आकाशगंगा के इस हिस्से में आकर देखते कि इस ग्रह पर जीवन और बुद्धिमान जीवन है। ये लोग सभ्यताएं, शहर, इमारतें बना सकते हैं, चांद तक जा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अभी किस सभ्यता का चरम है। ओह, मैं कुछ देख सकता हूं, लेकिन चलिए उस इलाके को भी देख लेते हैं। ओह ठीक है, ये लोग अभी भी झोपड़ियों और मिट्टी की झोपड़ियों में रहते हैं। ठीक है, कोई खास प्रगति नहीं हुई है। उनके लोग घोर गरीबी में जी रहे हैं, उनकी जीवन गुणवत्ता बहुत खराब है। ठीक है, अब और पूर्व की ओर बढ़ते हैं। आप पूर्व की ओर जाते हैं और कहते हैं, ओह ये सभ्यताएं बहुत पुरानी हैं, उन्होंने ऐतिहासिक इमारतें बनाई हैं, पर अभी भी झुग्गियों में रहते हैं। कुछ देश विकसित हो रहे हैं और उभर रहे हैं, लेकिन ठीक है, वे अपनी चरम स्थिति पर नहीं है। शायद वे पुराने समय में महान थे। प्राचीन चीनी साम्राज्य, प्राचीन भारतीय और जाहिर है सुमेरियन सभ्यता, जो कृषि की जन्मस्थली थी। अगर मैं 3000 ईसा पूर्व में देख रहा होता तो मैं कहता, अच्छा, मिस्र यह धरती की सबसे महान सभ्यता है। लेकिन अभी अगर मैं देखूं तो मैं कहूंगा, ओ यूरोपीय लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। ओह, लेकिन उनके पास कुछ परेशान करने वाले हिस्से भी हैं। ओह, वे परेशान हिस्से, वे उन लोगों जैसे दिखते हैं जिन्हें हमने अभी देखा था, जिन्होंने अपनी ही सभ्यता के लिए अच्छा नहीं किया था। सही है। ओह, समुद्र के पार एक और है, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। ओह, ये लोग वाकई बेहतरीन हैं। देखिए, इनकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सेना है। इनके पास विशाल कंपनियां हैं, अंतहीन गगनचुंबी इमारतें देखिए, और चीन भी। ठीक है, लेकिन उनका सिस्टम अलग है, तानाशाही वाला। ठीक है, अच्छा, मैं इसे ऐसे ही देखता हूं। मेरे अनुसार श्रेष्ठ सभ्यता वो है जो लोगों को सबसे अच्छा जीवन स्तर देती है। ये पश्चिम है। जब आप वहां पहुंचते हैं, आप निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, नास्तिक है, वस्तुनिष्ठ सत्यों की तलाश में है। यह बिल्कुल साफ है। मैं नहीं चाहता कि अमेरिका या यूरोप या पश्चिम सामान्य रूप से असफल और अव्यवस्थित समाजों से कुछ भी ले। यह कोई नस्लीय तर्क नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, अगर मैं 3000 ईसा पूर्व में हमारे ग्रह को देख रहा होता तो मैं कहता, हाँ, मिस्रवासी बिना किसी शक के वे सबसे अच्छे हैं। ऐसा ही कहता। मुझे यकीन है आप भी यही कहते। तब यूरोपीय लोग मिट्टी की झोपड़ियों में रहते थे। ठीक है, ये नस्लवादी तर्क नहीं है। मुझे समझ नहीं आता लोग क्यों परेशान होते हैं जब कोई कहता है ये पिछड़ी संस्कृति है, ये उन्नत संस्कृति है, ये उन्नत सभ्यता है। और आखिरकार कोई भी संस्कृति या सभ्यता वहां रहने वाले लोगों के व्यवहार का ही प्रतिबिंब होती है। यही सच है। तो खैर, माफ कीजिए, मेरा प्रवचन कुछ ज्यादा लंबा हो गया। तो अब आत्मसात शब्द निशाने पर है। मैंने लगभग 2 हफ्ते पहले वॉशिंगटन पोस्ट में इस मुस्लिम अमेरिकी द्वारा प्रकाशित एक लेख देखा था। उनका नाम शदी हमीद है। वो पूछते हैं, मुसलमानों को दूसरों जैसा क्यों बनना चाहिए? आत्मसात के खिलाफ दलील। हाँ, क्यों? हमें सूट टाई क्यों पहननी चाहिए? हमें क्यों बदलना चाहिए? हमारे पास चचेरे ममेरे रिश्तेदारों में शादी करने, बाल विवाह, बुर्का, नकाब पहनने और अपनी महिलाओं को उनके शरीर पर स्वायत्तता न देने की गर्वित संस्कृति है। हमें इस पर गर्व है। हमें इसे क्यों छोड़ना चाहिए? वही तो वह कह रहा है। क्या किसी अल्पसंख्यक समुदाय का अमेरिका में रहने का अधिकार इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि वे मुख्यधारा की संस्कृति के साथ मेल खाने के लिए तैयार हैं या नहीं? हाँ, अगर आप एक समानांतर समाज बनाना चाहते हैं तो उस समाज के केंद्र में जाएं, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान या जहां से आए हैं वहीं जाएं। और अब वह जवाब देता है, नहीं, यह उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए, यह किसी भी चीज पर निर्भर होना चाहिए। आखिरकार हम सब अमेरिकी हैं। नहीं, आप अमेरिकी नहीं हैं। अगर आप अमेरिकी मूल्यों को नहीं मानते हैं तो आप अमेरिकी नहीं हो सकते, क्योंकि मूल्य आपकी समाज को आकार देते हैं और समाज यह तय करता है कि आपकी जीवन शैली कैसी होगी। तो नहीं, डिपोर्ट करो। मैंने इस पर वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि ये लेख 9 अप्रैल को लगभग 2 हफ्ते पहले वॉशिंगटन पोस्ट में छपा था। अब सोचिए, इसके बारे में कौन बात कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया के गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क और उनके निर्वाचन क्षेत्र में बैंक्सटाउन शामिल है, जहां से बॉन्डी आतंकवादी आए थे। नबी अकरम और उनके पिता, मैं उनका नाम पहले ही भूल गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखता, घटिया लोग। टोनी बर्क। चलिए उनकी जबरदस्त तर्क शक्ति को सुनते हैं। मुझे नहीं पता
कि जॉर्ज सोरोस ऊपर बैठे हैं या नहीं, और वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकारों व राजनेताओं को निर्देश दे रहे हैं कि आत्मसातीकरण पर हमला करो, क्योंकि हमें आत्मसातीकरण से छुटकारा पाकर समानांतर समाज बनाने हैं। मुझे नहीं पता कि कहीं गुप्त बैठक में कोई निर्देश जारी कर रहा है या चर्चाएं खुद ब खुद होती हैं। ईमानदारी से कहूं तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है। शायद चर्चाएं खुद ही होती हैं। और पूरी मानव इतिहास में ऐसा हुआ है दोस्तों। लोग विचारधारा वाले होते हैं। हम जानते हैं कि विचारधारा वाले लोग ही दुनिया को आकार देते हैं। ठीक है, जिन लोगों के भौतिकवादी हित होते हैं, जैसे पैसा, शोहरत, रसूख वगैरह, ये कुछ हद तक काम करता है, लेकिन ये लोग दुनिया को आकार नहीं देते। विचारधारा वाले लोग ही दुनिया को आकार देते हैं। और अभी हमारे पास 2 प्रतिस्पर्धी विचार है। असल में हमारे पास 3 प्रतिस्पर्धी विचारधाराएं हैं। जो लोग पश्चिमी नजरिए से सांस्कृतिक रूप से परंपरावादी है, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी है, आप इसे जो भी कहना चाहे। फिर आपके पास ये वैश्विकवादी वोक वामपंथी सनकी लोग हैं, जो मानते हैं कि कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, सबको अंदर ले आओ और हम सब सद्भाव से रहें, कुंबाया गाएं और एक एकीकृत वैश्विक संस्कृति बनाएं। मुझे लगता है कि टोनी बर्ग इसी विचारधारा के समर्थक है। और फिर एक और प्रतिस्पर्धी विचारधारा है, इस्लामवादियों की विचारधारा। मुझे विश्वास है कि पश्चिम के बाहर और भी विचारधाराएं हैं, लेकिन यहाँ मैं केवल इस्लामवाद को शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि यह अभी पश्चिमी दुनिया में बहुत प्रभावशाली है। मुझे उम्मीद है वे सफल नहीं होंगे, लेकिन जब तक ऐसे लोग हैं, हमें मुश्किलें झेलनी होंगी। मेरा आशय शारीरिक नहीं, बल्कि बौद्धिक नुकसान पहुंचाने का है। जब तक ये लोग मौजूद हैं, हमारे लिए इस्लामवाद को हराना उतना ही मुश्किल होगा। और वैसे भी इन विचारधाराओं में से कोई भी शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में नहीं रह सकती, कोई भी नहीं। ये वैश्विकतावादी मानते हैं कि वे ऐसा कर सकते हैं। असल में नहीं, वे दक्षिणपंथियों से नफरत करते हैं, वे रूढ़िवादियों से नफरत करते हैं। हाँ, फिलहाल ये विचारधाराएं एक दूसरे से नफरत करती है, लेकिन इस्लामवादियों के साथ जुड़ी हैं। लेकिन इस्लामवादी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब वे हावी हो सके और इन लोगों को फांसी पर चढ़ा सके, जैसा कि हमने ईरान में देखा था। ठीक है, चलिए अब उनकी बात सुनते हैं। अब्रिजिन की अवधारणा ये है कि लोग जब ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो वे ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, यही लोग चाहते हैं। और मैंने कभी आत्मसात शब्द को स्वीकार नहीं किया। मैं नहीं चाहता कि लोग अपनी पहचान खो दें। समावेशन शब्द बहुत लंबे समय से बहुसांस्कृतिक संवाद का हिस्सा रहा है, और यही बात है, हम लोगों को वैसे ही चाहते हैं जैसे वे हैं। मैंने कभी मेल्टिंग पॉट की उस सोच को नहीं अपनाया जिसमें पहचान खो जाती है। जैसा कि मैंने आपको समझाया, समावेशन बिना आत्मसात किए काम नहीं करता, ये हो ही नहीं सकता। आपके पास ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं जो आपके सिस्टम में विश्वास ही नहीं करते? अगर वे आपके सिस्टम में विश्वास नहीं करते तो वे एकीकृत नहीं हो सकते। ब्रिटेन में यह आम भावना है, कई बार सुनी गई है, कि मुसलमान पहले खुद को मुसलमान मानते हैं। हमारी सबसे बड़ी निष्ठा इस्लाम के लिए है। मेरी अंतिम निष्ठा किसी राष्ट्र के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रों के रचयिता रब्बुल के लिए है। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत साफ शब्दों में कहा है कि हर मुसलमान की अंतिम निष्ठा बिना शर्त केवल रचयिता के प्रति होनी चाहिए। टोनी बर्ग कहते हैं कि उन्हें जैसे है वैसे स्वीकार करें। वे खुद बता रहे हैं कि वे कौन हैं, उन्हें सुने। हमारे धर्म के मुताबिक हमें अल्लाह की खातिर उनसे नफरत करनी है। हम उसी से प्रेम करते हैं जिससे अल्लाह प्रेम करता है, और इसके विपरीत हम उससे नफरत करते हैं जिससे अल्लाह नफरत करता है। बात घुमा फिरा कर ना कहें, हम एक दूसरे से प्यार या दोस्त नहीं हैं, हमारी सोच भी अलग है। समझ आया? हम दुश्मन है। बहुत सीधा है, ना एकीकरण ना बहुसांस्कृतिकता, कोई विविधता नहीं, कोई सहनशीलता नहीं। मेरा अपना तरीका है, तुम्हारा अपना तरीका है। तुम्हारे पास तुम्हारा लोकतंत्र है, हमारे पास हमारी अपनी शरिया है। तुम्हारे पास अपना खुला मेलजोल है, हमारे पास अपना निकाह है। मेरे पास सचमुच सैकड़ों ऐसे वीडियो हैं, सैकड़ों ऐसे वीडियो। आप इसे कहाँ खत्म करना चाहते हैं? ये लोग पाकिस्तान, गाजा या अफगानिस्तान में नहीं, हमारे बीच रह रहे हैं। ये आपको रोज बताते हैं। अब मैं नए वीडियो सेव नहीं करता क्योंकि फोल्डर भर गया है। देखिए, ये आदमी ब्रिटेन में काउंसिल चुनाव लड़ रहा है। मेरा नाम अदीबाशी है, मैं एक पुराना मानुष हूँ। लोजल स्ताजवाए, मैं एक व्यापारी हूँ, एक अच्छा आदमी हूँ, और एक मैंने असिमिलेशन शब्द कभी नहीं स्वीकारा। मैं नहीं चाहता लोग अपनी पहचान खोएं। हम लोगों को वैसे ही चाहते हैं जैसे वे हैं। हम लोगों को
उनके जैसे ही पसंद करते हैं। यही उनकी पहचान है। यही होता है जब आप आने वाले प्रवासी समुदाय पर प्रमुख संस्कृति के बारे में जानने का कोई दबाव नहीं डालते। आत्मसात करो। इसीलिए आत्मसात करना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जो अब ये सोचता है कि आत्मसात होने के विचार पर हमला करना ठीक है, जो कि स्पष्ट रूप से पहले ही बुरी तरह असफल हो चुका है, वे लोग लगातार लक्ष्य बदलते रहते हैं। क्या यह अद्भुत नहीं? आत्मसात होना असफल रहा। इन लोगों के साथ हम कुछ नहीं कर सकते। तो इन्हें निर्वासित करने के बजाय या यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी कोशिशें दोगुनी करने के बजाय कि ये लोग आत्मसात हो जाएं, वे कह रहे हैं चलो हार मान लेते हैं। सबको आने दो। आपको क्या लगता है कि जब आप अफगानों को, जो बहुत रूढ़िवादी लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया में लाएंगे तो क्या होगा? आप पहले से जानते हैं कि क्या होने वाला है। तो मेरा कहना है कि हमें टोनी बर्ग जैसे बेवकूफ़ों की बात नहीं सुननी चाहिए। माफ़ कीजिए, वह एक बेवकूफ़ है। वह जानता है कि उसके क्षेत्र में मुस्लिमों की संख्या अधिक है। उसका राजनीतिक करियर सच में खत्म हो गया है। जब बैंक्सटाउन, लेकाम्बा और सिडनी के मुस्लिम इलाकों के मुसलमान समझेंगे कि उनकी संख्या काफ़ी है, तो वे अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। कुछ ऐसा ही। अरे वो आदमी अहमद, उफ उफ, वो आदमी, मुझे उस पर एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। वो पूरी तरह जिहादी और इस्लामिस्ट है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे खतरनाक इस्लामिस्ट पद पर है और वो पहला नहीं है। असल में जानते हो क्या, मैं ऑस्ट्रेलिया में अगले 12 महीनों की 5 भविष्यवाणियों पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। वे आत्मसात करने पर हमला कर रहे हैं। ठीक है, तो उस तर्क को यूं ही मत जाने देना। उसका जितना आक्रामक, जितना निर्मम, जितना जोरदार विरोध कर सकते हो करो, क्योंकि कल वे आपसे कहेंगे कि मुस्लिम बस्तियों का बनना बिल्कुल ठीक है और वे अपनी सांस्कृतिक परंपराएं सड़कों पर लागू कर सकते हैं। अब मुसलमान वही मांग रहे हैं जो टोनी बर्ग कह रहे हैं कि मुसलमानों का अपनी पहचान बनाए रखना सही है। और मुसलमान, जैसा कि हम जानते हैं, शराब से नफरत करते हैं, वे सुअर से नफरत करते हैं, वे पब से नफरत करते हैं, वे आपकी पश्चिमी जीवन शैली से नफरत करते हैं। तो अगर आप इस विचार को स्वीकार करते हैं कि मुसलमानों को वही रहने देना चाहिए जो वे हैं और उन्हें आत्मसात होने की ज़रूरत नहीं है, तो हाँ, ब्रिटेन में यह अद्भुत मुसलमान पूरी तरह सही है कि वह मांग करे कि मस्जिदों के आसपास कोई पब नहीं होना चाहिए। मस्जिद के पास पूरा एक पब है और इस आदमी को देखिए। इस आदमी को। ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं भाई। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? टोनी बर्गे मना कर रहे हैं। उसे नहीं पता होगा टोनी बर्गे कौन है, लेकिन यही टोनी बर्गे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हमें लेबर की मानसिकता की थोड़ी झलक मिलती है। हम पहले से जानते हैं कि ग्रीन्स क्या कहेंगे। ग्रीन्स कहेंगे बाहर निकलो, सारे गोरे लोग बाहर निकलो, बाहर निकलो, इस देश को डीकोलोनाइज करो, इसे फिर से आदिवासियों को लौटा दो। मैंने कहीं एक मीम देखा था जो बहुत दिलचस्प था। उसमें लिखा था, लेबर आदिवासी समुदाय से देश को उपनिवेश बनाने के लिए माफी मांग रहा है। एक आदिवासी आदमी ने पूछा, आप माफी कैसे मांग रहे हैं? भूरे लोगों के जरिए युवाओं को फिर से उपनिवेशित करके। ये तर्क बिल्कुल बेतुका है, इसे आगे मत बढ़ाओ। वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हर एक महान समृद्ध पश्चिमी देश को नष्ट नहीं कर देते। यही वे चाहते हैं। माफ कीजिए, ये मानव सभ्यता की सबसे बड़ी तबाही होगी। मुझे नहीं लगता वे सफल होंगे, पर हमें उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए।